हेलो बच्चों, पिछली वीडियो पे आपने एक दृढ़ पिंड के द्रव्यमान केंद्र के बारे में आपने देखा हुआ था। उसके लिए हमने एक व्यंजक निकाला हुआ था और फिर हमने एक छड़ का द्रव्यमान केंद्र भी निकाला हुआ था। ठीक है, आज हम बच्चों इसी जो आपका दृढ़ पिंड है उसकी गति के बारे में बात करेंगे। तो जब हम दृढ़ पिंड की गति के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, तो दो तीन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। एक होता है हमारा स्थानांतरीय गति, ठीक है। दूसरा बच्चों हम पढ़ते हैं इसमें घूर्णी गति, और तीसरा पढ़ते हैं बच्चों हम सामान्य गति, है ना, सामान्य गति। तो ये दृढ़ पिंड पे हम बच्चों तीन प्रकार की गतियां पढ़ते हैं: घूर्णी गति, स्थानांतरीय गति, घूर्णी गति और सामान्य गति। अब ये स्थानांतरीय गति क्या होती है बच्चों? तो जैसे मान लीजिए कोई भी एक पिंड है, जैसे मान लीजिए मैं इस प्रकार से कोई एक पिंड लेता हूं जो कई सारे कणों से मिलकर के बने हुए हैं। मान लीजिए इस प्रकार से कई सारे कण हैं जिनसे मिलकर के ये पिंड बना हुआ है। तो जब ये पिंड अपनी जगह को बदलता है, मतलब अब इसमें इस पिंड में विस्थापन होता है, ये एक दूरी तय करता है, तब इसकी गति को हम बच्चों बोलेंगे स्थानांतरीय गति। ठीक है, तो बच्चों आप देख रहे हो कि यदि मान लीजिए कोई भी एक ये पिंड है, जब ये यहां से चल करके यहां तक आएगा तो जितने भी इसके कण हैं, जितने भी कण हैं, तो जितने वेग से ये चल करके आ रहा है उतने ही वेग से सारे के सारे कण भी चल करके वहां तक आएंगे, है ना। और तो इनका सभी कणों का जो वेग होगा वो समान होगा। दूसरी बात बच्चों कि जितने भी कण आपके यहां से यहां तक चल करके आएंगे उन सभी के वेग जो होंगे वो समांतर होंगे। कण जो होते हैं वो समानांतर गति करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये गति आपकी स्थानांतरीय गति होती है। जैसे आप एग्जांपल लें कार, है ना, कार आपकी जब चलती है एक जगह से दूसरी जगह पर चलती है, कुछ दूरी तय करती है, मान लीजिए हम कहते हैं 5 मीटर, तो कार का जितना भाग है वो सारा का सारा, भाई कार कई सारे कणों से मिलकर के बना हुआ है, तो जब कार चलती है तो उसके सभी कण उतने ही उसमें समानांतर से विस्थापित होते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे ट्रेन की बोगी है ना, ट्रेन की बोगी भी जब स्थानांतरित होती है, चलती है, तो सारे के सारे कण उसके उसी वेग, उसी दिशा में समान वेग से चलते हैं। तो इनकी गति को बच्चों हम क्या कहेंगे? स्थानांतरीय गति कहेंगे। दूसरा बच्चों हमने जैसे बोला घूर्णी गति। तो घूर्णी गति का मतलब यह है बच्चों कि जैसे ये एक पिंड है हमारा, यदि हम इसको कोई एक अक्ष ले लें, मान लीजिए ये एक अक्ष हो गया, और इस अक्ष के सापेक्ष ये पिंड ऐसे घूम रहा है ना, पूरा का पूरा पिंड ही आपस में ऐसे घूम रहा है, तो इसकी गति को हम क्या बोलेंगे बच्चों? घूर्णी गति बोलेंगे। ठीक है, जैसे टायर है आपका, अब टायर पे आप देखते होंगे टायर के चारों तरफ का भाग जो है उसके बीच में एक केंद्र से ऐसा मिला हुआ होता है, तो उसके चारों तरफ जो आपका जो वो कहना चाहिए रॉड होता है, उसके चारों तरफ टायर आपका इस प्रकार से घूर्णी गति करता है, गोल गोल घूमता है। तो टायर की जो गति होगी बच्चों वो कैसी होगी? आपकी घूर्णी गति होगी। पृथ्वी जो होती है अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो पृथ्वी की गति कैसी हुई बच्चों? घूर्णी गति हुई। पंखा आप देखते हैं, पंखे से एक रॉड निकल करके आता है जिसके गोलाई पे आपका पंखे की जो ब्लेड है वो घूमती है, तो वो भी कैसी हुई बच्चों? घूर्णी गति हुई। ठीक है बच्चों, अब इसमें ध्यान रखना है कि जब ये घूर्णी गति करता है तो जितने भी कण होते हैं इसके, ये कण भी इस प्रकार से घूर्णी गति करते हैं ना, तो इसकी घूर्णी गति को हम एक प्रकार से वृत्तीय गति भी मान सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसके बीच का दूरी निश्चित है ना बच्चों। जैसे मान लीजिए ये अक्ष है और मैंने इस प्रकार से कोई वस्तु लिया जो इसके सापेक्ष घूम रहा है। अब यदि वस्तु जो है मेरा, ध्यान से देखिएगा, यदि ये टिप इसके सापेक्ष घूम रहा है, स्थिर है, ये ऐसे घूम रहा है मेरा टिप, है ना, तो जो इसकी दूरी है यहां से यहां तक की दूरी है बच्चों, ये तो स्थिर रहेगी और इसी के सापेक्ष ऐसा घूमता जाएगा। तो कोई भी कण जो उस जगह पर घूम रहा है उसके चारों तरफ इस प्रकार से वृत्तीय पथ में घूमता है। तो कण के घूर्णी गति को हम उसके वृत्तीय गति से तुलना कर सकते हैं, पहली चीज ये। दूसरी चीज बच्चों बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जितने भी कण, उस कोई भी जो दृढ़ पिंड है जो कणों से मिलकर के बना हुआ है, उसके सारे के सारे कणों का जो कोणीय वेग होता है वो बराबर होता है ना। कोणीय वेग सभी का बराबर होगा, लेकिन रेखीय वेग उनका बराबर नहीं होगा। रेखीय वेग का कारण क्या है बच्चों बराबर नहीं होने का? जैसे एक कण हमने लिया तो ये मान लीजिए अक्ष के पास में है, दूसरा कण यहां पर लिया तो ये अक्ष से दूर पे है, तो भाई जो पास वाला जो कण है उसको ऐसा घूर्णी गति करने में कम दूरी तय करना पड़ेगा, लेकिन जो दूर वाला कण है उसको ऐसा घूर्णी गति करने में अधिक दूरी तय करना पड़ेगा। इसलिए इनका रेखीय वेग
वो आपका अलग अलग होता है सभी कणों के हिसाब से। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए कि स्थानांतरी गति क्या है, घूर्णी गति क्या है। ध्यान रखना है कि घूर्णी गति किसी अक्ष के सापेक्ष घूमने को हम बोलते हैं। अब ये अक्ष हो सकता है कि भाई इसके बीच में हो, या हो सकता है कि बिल्कुल इस वस्तु के किनारे तरफ हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो बच्चों के जो खिलौने आते हैं ना, वो गोल गोल घुमाने वाले ऐसे, तो आप देखते होगे एक पंखी लगी रहती है, या गर्मी के समय पे एक पंखा आता है ना बेलन घुमाने वाला ऐसा, तो जो पंखी जो होती है उसकी, वो उस रॉड के, उस लकड़ी के चारों तरफ से ऐसे घूमती है। तो देखिए वो बिल्कुल किनारे पे लगा हुआ था, तो उसकी भी गति क्या है बच्चों, घूर्णी गति है। ठीक है, अगला टॉपिक है बच्चों आपका सामान्य गति। तो सामान्य गति किसको कहते हैं, इसको हम अंग्रेजी में बच्चों जनरल मोशन भी बोलते हैं। तो अब ध्यान में रखना है कि जैसे मान लीजिए ऐसी कोई वस्तु जो स्थानांतरी गति भी कर रही हो और घूर्णी गति भी कर रही हो, है ना बच्चों, जो दोनों गतियां कर रही हो, स्थानांतरी भी कर रही हो और प्लस में आपका घूर्णी गति भी कर रही हो, तो ऐसी वस्तु की गति को हम क्या बोलेंगे बच्चों, सामान्य गति बोलते हैं। ठीक है ना। तो कोई भी वस्तु, जैसे मान के चलिए कि पृथ्वी को ही अपन लेकर के चले उदाहरण के रूप में, तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, चल रही है, तो एक तरीके से उसका विस्थापन हुआ बच्चों एक ओर से दूसरे ओर तक, और अपने अक्ष पर भी घूम रही है, तो उसके पास में दोनों हो गई, स्थानांतरी भी हो गई और घूर्णी भी हो गई। तो पृथ्वी की उस गति को हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, सामान्य गति बोल रहे हैं। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? या आप साइकिल का टायर ले लो, उसकी भी तुलना कर लो, साइकिल के जो टायर होते हैं या मोटरसाइकिल के, कार के, तो टायर क्या होते हैं बच्चों, अपने अक्ष पर भी घूमते हैं और साथ में गति भी करते हैं, है ना, तो उसकी गति क्या हो जाएगी, सामान्य गति हो जाएगी। अब हम बात करते हैं बच्चों, कोई भी वस्तु, जैसे कोई भी वस्तु हमने लिया, यदि उसको हमको उसके अक्ष के परितः घुमाना है, तो घुमाने के लिए हमको कितना बल लगाना पड़ेगा, क्या क्या चीजों की आवश्यकता होगी, तो आइए बच्चों इसको हम थोड़ा समझते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए ये कोई एक वस्तु है, ऐसा हमने लिया, और इस वस्तु को आपको मान लीजिए यहाँ पर हमने लिया एक अक्ष इस प्रकार से, और इस अक्ष का नाम दिया वाई डैश, है ना। ठीक है, अब इस वस्तु को आपको इस अक्ष के परितः घुमाना है। ठीक है बच्चों, तो जैसे हम कोई बल लेते हैं, वृत्तीय गति करने के लिए हमको अभिकेंद्र बल की आवश्यकता पड़ती है। हम बल लगाते हैं और उसके बाद वहां पर एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है, जो किसी भी कण को उसके चारों तरफ एक त्रिज्यीय पथ में घुमाता है। अब यदि यहाँ पर किसी दृढ़ पिंड को हमको घूर्णी गति कराना है बच्चों, तो यहाँ हम एक विशेष प्रकार का बल पढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं बल आघूर्ण, है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब कोई भी वस्तु आपने देखा होगा ना, जब आप गाड़ियां लेने जाते हो तो वहां पर आपको लिखा रहता है टॉर्क इतने NM, है ना, तो उसको टॉर्क का मतलब ही हुआ बच्चों बल आघूर्ण। ठीक है, बल आघूर्ण मतलब होता है किसी भी चीज को घुमाने में लगा बल, कितनी तेजी से घुमा रहा है। ठीक है, तो जैसे ये घूर्णी गति कर रहा है, मतलब इसको ये इस वाई डैश के अक्ष के परितः इसको घुमा रहा है, तो इसको घुमाने के लिए जो बल चाहिए होता है उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, बल आघूर्ण कहते हैं, और इसको हम बच्चों टाउ से दर्शाते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए भी हम इसका मान निकालना चाहें तो किस प्रकार से निकालेंगे बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए यहां पर मैंने एक बिंदु लिया O, और यहां से एक कोई सपोज मान के चलिए यहां पर कोई एक कण है P। ठीक है, यहां पर एक कोई कण P है, और इस P कण को मुझे, P कण के बने इस निकाय को मुझे घूर्णी गति कराना है। तो जब घूर्णी गति कराना है तो मुझे एक बल लगाना पड़ेगा बच्चों। मान लीजिए मैंने बल लगाया इसको घुमाने के लिए, इस प्रकार से इस दिशा में ऐसा बल लगाया एक। ठीक है, क्लियर है बात बच्चों इसमें? तो ये जो बल होता है दरअसल ये दो चीजों पर निर्भर करता है। जैसे एक मैं पहले एग्जांपल देता हूं फिर आप इसको समझिएगा। जैसे आप दरवाजा है, दरवाजे को जब आप बंद करते हो तो आपने देखा होगा कि इसको खोलने और बंद करने के लिए जो पकड़ने का हैंडल लगा होता है वो दरवाजे के बिल्कुल दूसरे छोर पे होता है ना। तो यदि आप वहां से उसको खोल या बंद कर रहे हो, धकेल रहे हो, खींच रहे हो, आसानी से आप दरवाजे को खोल बंद लेते हो। लेकिन यदि आप उसको जो उसकी जो चिटकिनी लगी होती है, जहां पर वो उसके खांचे लगे होते हैं, वहां से आप उसको धक्का देकर के देखिए, खोलने की कोशिश करिए और बंद करने की कोशिश करिए, तो बड़ा मुश्किल होगा ना, आपको बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा बच्चों। तो
कारण क्या हुआ बच्चों, देखिए कि जब हमने उसके नॉब को हमने यहाँ दरवाजे के एक छोर पर लगाया तो जिस अक्ष से वो दरवाजा घूम रहा था उससे उसकी दूरी बढ़ गई। तो दूरी जितनी ज्यादा दूरी बढ़ेगी हमको उतना ही कम बल लगाना पड़ता है उसको घुमाने के लिए, और ये जो बल लगाना पड़ रहा है ना बच्चों, इसी को हम कहते हैं आपका बल आघूर्ण। क्लियर है? अच्छा, वो जो हम बल लगा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, वहां हम ज्यादा बल लगा रहे थे उसके पास में, यहां कम बल लगाना पड़ रहा है। ठीक है, तो अलग अलग बल लगाने पड़ रहे हैं ना उसके हिसाब से। तो दूरियां, जैसे जैसे दूरी यहां पर बढ़ेगी वैसे वैसे बल का जो बल आघूर्ण का जो मान होगा वो आपका कम होता जाएगा। ठीक है बच्चों, माफ कीजिएगा, बल आघूर्ण का मान बढ़ता जाएगा, है ना। बल आघूर्ण क्या होता है? उसको घुमाने के लिए कार्यरत बल, उसको घुमाने में कार्यरत बल। तो भाई जब दूरी बढ़ेगी तो बल आघूर्ण का मान बढ़ेगा, मतलब वस्तु आपका आसानी से वहां पर घूमेगा। तो जैसे मान लीजिए हमने एक बल दिया इसको इस तरफ में, अब मैंने बताया कि भाई दो चीजों पर निर्भर करता है, एक तो लगाए गए बल पे निर्भर करता है कितना बल आप उस पर लगा रहे हो, दूसरा वो जिस अक्ष के परितः घूम रहा है उससे उस कण की दूरी। अब जैसे मान लीजिए इसको वाई वाई डैश के परितः घुमाना है, तो मान लीजिए इससे हमने इसकी दूरी ले ली इस प्रकार से, ये मान लीजिए इसकी इस कण की दूरी ली, मान लीजिए इसको हमने लिखा r। ओ बिंदु से उस P की स्थिति कितनी है बच्चों? r है। ठीक है, यहां पर कोई डाउट? तो हम क्या कहते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, बल आघूर्ण का सूत्र होता है आपका टाउ बराबर बल, है ना, आरोपित बल और गुणा बल व घूर्णन अक्ष के बीच की लंबवत दूरी के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है बच्चों, तो बल आघूर्ण का आपको सूत्र याद रखना है। हमने क्या बोला? बल गुणे पे बल व घूर्णन अक्ष के बीच की लंबवत दूरी। तो देखिए बच्चों, यहां पर ये तो बल इस दिशा में लग रहा है और ये ऐसा हमने इसको मिलाया, स्थिति उसकी देखी, है ना, किसी भी दिशा में बल लग सकता है ना, तो ये लंबवत तो नहीं है इसको, है ना। तो हमने क्या करा बच्चों, यहां पर ध्यान से देखिएगा, हमने यहां पर इस बल को लंबवत, यहां से जिस अक्ष के परितः घूम रहा है, जिस बिंदु से हम ले रहे हैं, वहां से हम इस पे लंब डालने के लिए, ये जो लंबवत दूरी है इसका मान निकालने के लिए हमने क्या करा, इस बल को आपने पीछे की तरफ ऐसा बढ़ाया। ठीक है बच्चों, तो जब आप देखिए, अब बल की दिशा यही है ना आपकी, तो आप उसको पीछे की तरफ ऐसा बढ़ा सकते हो, और फिर हमने यहाँ जो उसकी क्रिया रेखा है, ओ जो है जिस अक्ष के सापेक्ष घूम रहा है, ओ से हमने उस पर एक लंब डाल दिया। मान लीजिए इसका मान हम दे देते हैं n। ठीक है बच्चों, क्लियर है बात? ये हमने क्या करा, बल को थोड़ा पीछे की तरफ ऐसा बढ़ाया, उसकी रेखा को, जिस दिशा में बल कार्य कर रहा है, जिस क्रिया रेखा पे बल कार्य कर रहा है, उसी क्रिया रेखा को हमने पीछे की तरफ बढ़ाया, और जिस बिंदु से हमने उसकी स्थिति ली थी वहां से हमने उस पर क्रिया रेखा पर लंब डाल दिया। तो लंबवत दूरी क्या होगी बच्चों? ये जो दूरी कहलाती है उस क्रिया रेखा और इस पे, ये लंबवत दूरी आपकी कहलाएगी क्या बच्चों? आपका ये बल और घूर्णन अक्ष के बीच की लंबवत दूरी। तो देखिए बच्चों, यदि हम मान रखें यहां पर, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा? बल कितना लग रहा है आपके पास में? F लग रहा है ना। टाउ भी आपका एक सदिश राशि है, आगे हम समझेंगे। तो बल ये लग रहा है, और जो आपका लंबवत दूरी है बच्चों, लंबवत दूरी कितना है आपका? ON है। क्लियर है बात ये? तो चलिए, यदि हम ON का मान निकालें तो यहां से हम ON का मान निकाल सकते हैं। कैसे बच्चों? देखिए, तो आप देखें इस त्रिभुज में ONP में, है ना, इस त्रिभुज के अंदर पे आपको R का मान पता है। अच्छा, यहाँ एक और चीज ध्यान में रखिएगा कि ये जो R और P के बीच का कोण है ना, इसको मैं लेके चलता हूं, ये इसको हमने ले लिया क्या? फाई। ठीक, तो बच्चों आप देखिए, ध्यान से देखिएगा इसमें कि इस त्रिभुज के अंदर में, ONP के अंदर में आपको R का मान पता है, और मान किसका चाहिए आपको? ON का मान चाहिए। तो त्रिभुज देखिए, ध्यान से हमने लिखा त्रिभुज किसमें? ONP में। तो R क्या कहला रहा है बच्चों इस त्रिभुज के लिए? तो 90 के सामने वाला है तो कर्ण कहलाएगा, है ना, और जिसका मान निकालना है ये क्या है आपका? लंब। तो हम आसानी से वहां पर निकाल सकते हैं कर्ण और लंब, है ना। इसके बीच में संबंध कौन देता है? कौन सा त्रिकोणमिति आपका अनुपात देता है बच्चों? तो हम जानते हैं साइन फाई, है ना। जैसे हमने फाई लिया हुआ तो हमने साइन फाई लिया, और बराबर क्या होता है बच्चों? लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है बच्चों आपका? ON, और बटे में कर्ण है आपका R। ठीक है, तो यहां से आप ON का मान निकालिए, त्रिगुणा करिए इसको,
तो ओ एन बराबर हो जाएगा बच्चों आपका आर साइन फाई। ठीक है, और अब इस मान को आप जब रखते हैं ऊपर पे तो आपका हो जाएगा टाउ बराबर एफ गुणे पे आर साइन फाई। ठीक है, और यही जो मान है बच्चों आपका, यही मान हमारा कहलाता है बल आघूर्ण। अभी आप सदिश हटा दीजिए क्योंकि हम अभी मान लेकर के चल रहे हैं, इसको बाद में हम सदिश के रूप में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो टाउ बल आघूर्ण बराबर किसके हो गया बच्चों, एफ कार्यरत बल जितना बल हम लगा रहे हैं गुणे पे आर। आर क्या है बच्चों, उस घूर्णन अक्ष के किसी बिंदु से उस कण की दूरी, और गुणे पे साइन फाई क्या होगा बच्चों, आपका एफ और आर के बीच में लगने वाला कोण। ठीक है, क्रिया रेखा के बीच का कोण। तो ये बात हो गई आपके बच्चे बलाघूर्ण की। इसी तरीके से हम यहाँ पर यदि चाहें तो इसको हम सदिश रूप में लिख सकते हैं। तो बच्चों सदिश रूप में कैसे लिखोगे, आपको ध्यान होगा कि जब भी हम बात करते हैं किन्हीं भी दो राशियों का साइन के साथ में जुड़ा रहता है, मतलब आपने पढ़ा होगा कि ए बी साइन फाई सदिश में आपने देखा रहा होगा। तो बच्चों ये जो होता है हमारा, ये दोनों राशियों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, मतलब जिसको हम कहते हैं सदिश गुणनफल। ठीक है बच्चों, तो हम टाउ को भी इसी प्रकार से लिख सकते हैं। टाउ बराबर हो जाएगा, देखिए सदिश रूप में एफ और क्रॉस में आर। ठीक है बच्चों, यहां ध्यान रखना है सदिश गुणनफल जो होता है वो क्रॉस से दर्शाते हैं, अदिश गुणनफल डॉट से दर्शाते हैं। और जब सदिश गुणनफल के रूप में लिखते हैं, जैसे इसका जब हम एलोब्रेशन करेंगे, इसको बड़े रूप में लिखेंगे एफ क्रॉस आर को, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, एफ आर साइन फाई। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहां हमने टाउ का मान तो निकाल लिया। अब हम बात करते हैं, जैसे एक आपने बात कर ली कि भाई टाउ हमारा क्या है, बलागुण एक सदिश राशि है। पहली चीज तो सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी हमको बच्चों पता होना चाहिए। तो दिशा इसकी हम किस प्रकार से निकालेंगे, तो ध्यान रखिएगा आप कि जो आपके F और R जिस तल पे कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए F आपका इधर कार्य कर रहा है, ये R हो गया, तो उस दोनों उस तल के लंबवत जो होता है बच्चों, लंबवत दिशा जो होती है वो हमारे बलाघूर्ण की दिशा होती है। और इसको हम लोग दक्षिण हस्त नियम से निकाल सकते हैं। आपने सदिश में पढ़ा होगा इसको कि यदि वस्तु वामावर्त घूमेगी, कैसी घूमेगी बच्चों, वामावर्त ऐसे घूम रही है, तब हमारा जो टॉर्क होगा हमारा उसकी दिशा लंबवत ऊपर की तरफ। हम ऐसा भी ले सकते हैं ना, देखिए कि ये दोनों जो जिस कण पर कार्य कर रहे हैं वहां पर हमने लिया और इनके बीच का कोण न्यून कोण, तो न्यून कोण बच्चों यहां पर बन रहा है। तो ये मैंने अपने हाथ को इस प्रकार से घुमाया और ये जो मेरा अंगूठा है ये दिशा बताता है किसकी, टॉर्क की बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया हमारी दिशा भी हो गई सदिश का। अब इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं टॉर्क के लिए आपके एसआई मात्रक की। तो ध्यान से देखिएगा, टॉर्क किससे मिलकर के बना हुआ है बच्चों, आपका बल F है ना, और फिर क्या बना है बच्चों आपके पास में R, जो आपकी दूरी थी वहां O से P की दूरी। तो F के लिए आप कौन सा मात्रक लेते हैं बच्चों, आप लोग न्यूटन लेते हैं, और दूरी के लिए क्या लेते हैं बच्चों, मीटर, है ना। तो इस तरीके से टॉर्क का जो एसआई मात्रक हो जाएगा बच्चों वो न्यूटन मीटर हो जाएगा। ठीक है, और एसआई मात्रक जो आप लिख रहे हैं तो इसका विमीय सूत्र भी लिखें, ये चीजें आपको बहुत आवश्यक है आगे। तो विमीय सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों इसका, तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है बच्चों, MLT-2। देखिए किस प्रकार से निकाल रहे हैं, MLT-2 और गुणे पे आपके पास में आ गया R मतलब दूरी, तो एक और L आ गया आपके पास में, तो बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए तो हम लिख सकते हैं यहां पर ML2T-2। तो ये बच्चों आपका हो जाएगा विमीय सूत्र। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करें, जैसे हमने बोला कि भाई बल आघूर्ण का मान अधिकतम कब होता है, तो आप देख रहे हो कि यहां पर बल आघूर्ण का मान किस पे निर्भर कर रहा है, आपके एक तो F पर निर्भर कर रहा है। यदि लगाया गया बल अधिकतम होगा तब बल आघूर्ण का मान कैसा होगा बच्चों, अधिकतम होगा। और फिर निर्भर करता है बच्चों R पर, R मतलब जिस कण पर हम बल लगा रहे हैं, जैसे दरवाजे के कोने पर हम बल लगा रहे थे तो दूरी अधिक हो रही थी ना बच्चों, तो दूरी जितनी अधिक होगी बल आघूर्ण का मान उतना ही अधिक होगा। ठीक है बच्चों, और ये हो गया हमारा। इसके बाद बचता है बच्चों साइन फाई, मतलब F और R के बीच का कोण। तो अब भाई फाई के हिसाब से भी हम इसको देख लेते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए साइन का मान आप जानते हैं ना कि 0 से लेकर के 90 डिग्री तक में साइन का मान बढ़ता जाता है। मतलब कि यदि आप फाई का मान 0 ले लें, है ना, फाई बराबर 0 ले लीजिए, तो टाउ का जब आप मान यहां से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, F R साइन 0, और साइन 0 का मान कितना होता है बच्चों,
0, और 0 गुणा सारा कुछ कितना आ गया 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कण है यदि आप उसकी स्थिति की दिशा में ही, जैसे ये कण की स्थिति ये है, उसी दिशा में ही मैं बल लगाऊं, ठीक है बच्चों, तो वो उसमें कोई भी बलाघूर्ण कार्य नहीं करेगा। बलाघूर्ण के लिए मुझे उसको कुछ ना कुछ एंगल से उसको घुमाना पड़ेगा, है ना, बल की दिशा को मेरे को स्थिति सदिश से कुछ ना कुछ कोण पर लेकर के आना पड़ेगा, तभी उस पर कोई ना कोई बल कार्य करे, बलाघूर्ण कार्य करेगा। और जैसे आप यहाँ पर 0 लिया आपने, और जब आप फाई बराबर 90 डिग्री लेते हो बच्चों, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा आपका एफ आर साइन फाई, सॉरी फाई की जगह पे हमको रखना है 90 डिग्री, और ये साइन 90 का मान कितना होता है बच्चों 1, और 1 गुणा एफ आर बराबर हो जाएगा, क्या बचेगा बच्चों एफ आर, और जिसको हम लोग बोलते हैं अधिकतम, ठीक है। मतलब कि जब आपका स्थिति सदिश से बिल्कुल आप लंबवत बल लगाते हैं, ये स्थिति सदिश है, इसके बिल्कुल लंबवत आपने जब बल लगाया तब उस पर कार्य करने वाला बलाघूर्ण बच्चों अधिकतम होगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम इसमें समझ सकते हैं। इसके अलावा बलाघूर्ण बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक बलाघूर्ण और दूसरा बच्चों हम कहते हैं ऋणात्मक बलाघूर्ण। तो धनात्मक बलाघूर्ण और ऋणात्मक बलाघूर्ण बच्चों उसके घूमने की दिशा पर निर्भर करता है। यदि आप उस वस्तु को, उस दृढ़पिंड को वामावर्त घुमाते हैं तब हमारे बलाघूर्ण का मान धनात्मक होगा, और जब उसको आप दक्षिणावर्त घुमाते हैं तब हमारे बलाघूर्ण का मान ऋणात्मक होगा, ठीक है बच्चों। तो मेरे ख्याल से आपने बलाघूर्ण को अच्छे से समझ लिया है। चलिए हम आगे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ एक टॉपिक है बच्चों मेरे पास में दैनिक जीवन में बल आघूर्ण के उदाहरण। तो आप लोग अपने जीवन पे, अपने आसपास में ऐसी कौन कौन सी चीजें देखते हैं जो बल आघूर्ण से संबंधित है। जैसे बच्चों आप लोग कोई भी हमको नट खोलना होता है, कोई पेचकस, जैसे कोई स्क्रू ड्राइवर खोलना होता है, स्क्रू खोलना होता है, तो आपके पास में आप किसका इस्तेमाल करते हो, एक पेचकस का इस्तेमाल करते हो, या कोई नट खोलना होता है तो आप एक स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करते हो। तो आपने क्या देखा बच्चों कि भाई जो हमारा पेचकस होता है या स्क्रू ड्राइवर होता है उसके हत्थे बड़े लंबे होते हैं ना। तो भाई यदि हमको उस स्क्रू ड्राइवर छोटे से नट को खोलना है, छोटे से पेच स्क्रू को खोलना है, तो हम इतना बड़ा लोहा वहां पर क्यों इस्तेमाल करें, छोटा सा ही कर लिए होते। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, होता क्या है देखिए कि जब आप जो क्रिया रेखा जहां पर बल लग रही है उससे जितनी दूरी पर आपका बल कार्य करेगा, है ना, दूरी यहां से बढ़ गई ना। जैसे यहां पर कोई स्क्रू है जिसको आपको घुमाना है तो आपने उसका हत्था लंबा कर दिया पेचकस का, तो इसके बीच की दूरी देखिए, बल यहां पर लग रहा है और ये इसके बीच की दूरी, तो जो बल ऐसे लगेगा घुमाने पे और दूरी ये हुई, तो जो दूरी हुई, दूरी का मान बढ़ गया, और दूरी का मान बढ़ गया इसका मतलब उसको उस पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान भी बच्चों क्या हो गया, बढ़ गया। इसीलिए आपके जो स्क्रूज होते हैं, स्क्रूज को घुमाने वाले जो हत्थे होते हैं वो भी लंबे होते हैं। जैसे आप देखते हो कार के नट वगैरह जब हम खोलते हैं तो हत्थे उसके लंबे होते हैं। ट्रक वगैरह के आपने देखोगे कि ट्रक के टायर के जो नट खोलते हैं उसके हत्थे और लंबे होते हैं, बाकायदा एक आदमी उसके ऊपर चढ़ जाता है, इतने बड़े हत्थे होते हैं। कारण बच्चों उसका यही है कि हत्था उसका जितना लंबा है तो आप यदि थोड़ा सा भी बल लगा रहे हैं तो बल युग्म का मान अधिकतम होगा और उस स्थिति पर वो नट हमारा आसानी से खुल जाएगा, ठीक है बच्चों। कोई बात इसमें, जैसे अब देखिए इसमें एक और एग्जांपल देखिए, हैंड पंप आपने देखा हुआ है। हैंड पंप में आप देखते हो कि भाई जो उसका जहां मशीन लगी रहती है घूमने वाली, उसके दूर पे उसका हत्था होता है ना, और जब आप हत्थे से पकड़ करके उसको हैंड पंप को चलाते हैं तो आसानी से आप रॉड को ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन यही आप उसको पास से पकड़ करके घुमाएं तो आपको ज्यादा बल लगाना पड़ता है, समझ रहे हैं बच्चों। तो ये कार्य है, ये आपके उदाहरण है बल आघूर्ण वाले, ठीक है। अब इसके बल आघूर्ण के हिसाब से हम यहाँ पर बच्चों उस किसी वस्तु को घूर्णी गति कराने पे, किसी दृढ़पिंड को घूर्णन कराने पे किए गए कार्य की गणना भी हम कर सकते हैं और शक्ति की गणना भी हम कर सकते हैं। तो बच्चों जब हम कार्य की गणना करते हैं घूर्णी से संबंधित कार्य के बारे में, तो ये कार्य भी हमारा सेम उसी तरीके से होता है बच्चों जैसा हम लोगों ने रेखी में पढ़ा हुआ है। रेखी गति में भाई कार्य का सूत्र आपने क्या पढ़ा हुआ है, उसमें कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, और यहां वस्तु को घूर्णन गति कराने में क्या बल लग रहा है बच्चों, बल आघूर्ण लग रहा है, तो वो बल आघूर्ण और गुणा उसमें विस्थापन। अब वस्तु में कैसा विस्थापन होता है बच्चों, तो वस्तु मतलब यहां पर कणों की बात कर रहे हैं, तो कण क्या होगा जब घूमेगा तो उसके कोण में एक परिवर्तन आएगा। तो बच्चों जब आप घूर्णी कार्य के बारे में बात करेंगे, मान लीजिए कि किसी कण पर आपका बल लग रहा है टाउ, और उस पर हमने
हमने एक छोटे कोण से डेल थीटा कोण से घुमाया मान लीजिए, ठीक है बच्चों। तब इस पर किया गया कार्य जो हमारा छोटा कार्य है ना, छोटे कोण से घुमाया तो कार्य कैसा होगा, छोटा। तो कार्य बराबर बताइए बच्चों, बल गुणा विस्थापन। अब यहाँ चूंकि घूर्णी गति करा रहे हैं तो बल कौन सा लगेगा, बलागुण सॉरी। तो यहाँ हम लिखेंगे टाउ और गुणे पे विस्थापन आ गया बच्चों डेल थीटा। तो एक कोण से दूसरे कोण तक घुमाने में किया गया कुल कार्य, तो उसके लिए बच्चों आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, मतलब कुल कार्य W बराबर छोटे कार्य का इंटीग्रेशन। और यहां यदि आप मान रखते हैं इसको, तो डेल W का मान कितना आ गया बच्चों, टाउ इंटू डेल थीटा, टाउ इंटू डेल थीटा, या फिर टाउ को यदि आप बाहर करें तो इंटू पे डेल थीटा, और उस हिसाब से आप मान यहां पर रख करके उसको देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। हालांकि टाउ को बाहर नहीं करना चाहिए, टाउ का जब आप मान रखोगे यहाँ पर तो आपको मिलेगा क्या बच्चों, एफ आर साइन थीटा या साइन फाई। हम थीटा ले रहे हैं, फाई मिल सकता है या थीटा मिल सकता है, तो उसके हिसाब से हमको वहां पर मानों को देखना रहेगा। तो चलिए बच्चों, कार्य भी हमने देखा। शक्ति की जब हम बात करते हैं बच्चों, है ना, शक्ति किसे कहते हैं बच्चों, तो कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं ना। तो यहां भी यदि हम शक्ति निकालें तो शक्ति को आप दर्शाते हो किससे बच्चों, कैपिटल P से, और कार्य करने की दर तो डेल W बटे पे डेल T। कार्य करने की दर जब भी होता है तो हम समय से भाग देते हैं। तो डेल W का मान कितना है बच्चों, अभी आपने देखा क्या लिखा हुआ बच्चों, टाउ इंटू डेल थीटा, ठीक है। और बटे पे क्या आ गया बच्चों आपके पास में, डेल T। इसी को हम थोड़ा सा और आगे हल करें, टाउ को मैं आगे ले रहा हूं बाहर पे, क्या बचा बच्चों आपके पास में, डेल थीटा बाई डेल टी। और ये डेल थीटा बाई डेल टी क्या कहलाता है बच्चों, देखिए कोणीय, है ना, कोण में समय के साथ में परिवर्तन, या हम कहें कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन, कोणीय विस्थापन की दर बोल दीजिए आप। और इसी को आप क्या कहते हो बच्चों, आपका ओमेगा, कोणीय वेग, कोणीय वेग कहलाता है ना बच्चों आपका, कोणीय विस्थापन की दर ओमेगा कहलाएगी आपकी। क्लियर है बात बच्चों, ये आप चाहें तो इसको हम लोग अवकलन या अवकलन के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए किस प्रकार से लिखेंगे, P बराबर आपका हो जाएगा बच्चों टाउ, और यहां हम लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी टी, और यही इसको भी हम क्या कहते हैं बच्चों आपका ओमेगा। तो टाउ इंटू ओमेगा, दोनों तरीके से आप यहां पर इसके मान निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत है इसमें, नोट डाउन करें इसको। अब हम बात करते हैं बच्चों, देखिए कोणीय संवेग की। तो जैसे आपने रेखीय संवेग पढ़ा हुआ है, इसी प्रकार से कोई वस्तु जो घूर्णी गति कर रही है तो उस पर एक कोणीय संवेग होगा। अब ये कोणीय संवेग बच्चों क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी कण आपका, कोई भी वस्तु जो कणों से मिलकर बना है, वो जब घूर्णी गति करता है तो जो उसका कण होता है वो भी उसके साथ में घूर्णी गति करता है। तो उस कण के रेखीय संवेग के आघूर्ण को हम बच्चों यहाँ पर कोणीय संवेग कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या कहा कि कोई भी वस्तु जिसका कोई कण किसी घूर्णन अक्ष के परितः घूम रहा है, तब उस कण का रेखीय संवेग का आघूर्ण हमारा कोणीय संवेग कहलाएगा। जैसे मान के चलिए, अब आघूर्ण कैसे निकालेंगे, मैंने बोला ना यहाँ पर, वहां पर आपने बल आघूर्ण निकाला था, और बल आघूर्ण हमने किस प्रकार से निकाला था बच्चों, कि जो कार्यरत बल था उस पर आपने उस क्रिया रेखा से स्थिति की लंबवत दूरी, उसका गुणा कर दिया था लंबवत दूरी का। यहां भी हम बच्चों जब आघूर्ण निकालेंगे, कोणीय रेखीय संवेग का आघूर्ण निकालेंगे, तो हम वहां पर संवेग में उस कण की स्थिति के लंबवत दूरी, है ना, संवेग और स्थिति के लंबवत दूरी को हम उससे गुणा कर देंगे। कैसे, आइए समझते हैं बच्चों। मान लीजिए कि हमने इसी प्रकार से एक अक्ष ले लिया वाई वाई डैश, जैसा हमने पिछली बार लिया था, और कोई एक वस्तु है इस प्रकार से, ठीक है बच्चों, और यहां पर कोई कण है जिसका हम नाम कोई भी दे सकते हैं, सपोज मान लीजिए हमने दे दिया m, ठीक है बच्चों। अब यदि O हमारा एक बिंदु है जिसके सापेक्ष हम इस कण की गति की हम बात कर रहे हैं, तो यदि ये वस्तु घूर्णी गति कर रहा है ना, तो घूर्णी गति करेगा तो इसका एक रेखीय वेग भी होगा, और मान लीजिए किसी क्षण पर इसका रेखीय वेग इस दिशा में है, तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, संवेग का सूत्र क्या होता है, रेखीय संवेग आपने पढ़ा हुआ है ना, रेखीय संवेग को हम लोग छोटे p से लिखते हैं, और रेखीय संवेग बराबर होता है बच्चों द्रव्यमान गुणा वेग, ठीक है बच्चों। तो मान लीजिए जो कण है इसका द्रव्यमान हम स्मॉल m ले लेते हैं, और उसका वेग क्या है v, और रेखीय संवेग का जो दिशा होता है वो वही वेग का दिशा होता है। तो यदि ये हमारा वेग का दिशा है तो मान लेते हैं ये हमारा रेखीय संवेग है,
ठीक है। तो कण हमारा एक रेखीय संवेग p से गति कर रहा है, तब इसका आघूर्ण कैसे निकालेंगे बच्चों? तो सेम प्रोसेस है। मान लीजिए इस कण की स्थिति जो है यहां से O से घूर्णन अक्ष से हमने माना हुआ है कितनी बच्चों? r। तो इसका आघूर्ण निकालने के लिए हम सेम प्रोसेस करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। हम क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे और फिर यहां से हमने एक लंब डाला, और ये जो लंबवत दूरी होती है उसके रेखीय संवेग की क्रिया रेखा और इसके बीच की लंबवत दूरी कहलाती है आपका वही, उसी से हम कहते हैं आघूर्ण निकालते हैं हम लोग। मान लीजिए इसका मैंने नाम दिया क्या? आपका n। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम गणना करते हैं कोणीय संवेग की। तो कोणीय संवेग बच्चों इसको हम लिखते हैं L से, और कोणीय संवेग बराबर होता है आपका, ध्यान से देखिएगा, रेखीय संवेग का आघूर्ण, है ना, रेखीय संवेग का आघूर्ण। ठीक है बच्चों, तो रेखीय संवेग का आघूर्ण कैसे निकालेंगे? तो हम निकालेंगे बच्चों रेखीय संवेग और गुणा करेंगे उसके घूर्णन अक्ष, है ना, घूर्णन अक्ष से संवेग की लंबवत दूरी। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो ये आपका घूर्णन अक्ष है, इसके सापेक्ष उस संवेग की लंबवत दूरी ON, लंबवत दूरी हम बोल रहे हैं, तो ये आपका हो गया लंब। मान लीजिए यहां हमने कोण बनाया एक, कोई फाई या थीटा आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत इस पे नहीं है। तो चलिए बच्चों L का हम मान निकालते हैं यहां पर। तो L बराबर कितना हो जाएगा? रेखीय संवेग, तो रेखीय संवेग हमने कितना माना हुआ है बच्चों? आपका P माना हुआ है, गुणे पे घूर्णन अक्ष से संवेग की लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी कितनी मिल रही है बच्चों आपको? NON, है ना। और सेम प्रोसेस जो हमने पिछली बार करा था बल आघूर्ण के लिए, क्या त्रिभुज ले लेंगे बच्चों हम लोग? ONM ले लेंगे। मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पर त्रिभुज ONM में, ठीक है। और किसका मान पता है बच्चों आपको? कर्ण का मान पता है, लंब का मान निकालना है। तो सेम प्रोसेस, साइन कोण कितना है? थीटा, और बराबर पे लंब कितना है आपका? ON, बटे पे कर्ण आपका आ गया है पर R डायरेक्ट। और ON का जब यहां से आप मान निकालोगे तो ON बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? R साइन थीटा। मान रख दीजिए बच्चों। तो L बराबर हो गया बच्चों P, और गुणे पे ON की जगह पे रखा हमने R साइन थीटा। ठीक है, क्लियर है बात इसमें? तो हमारा जो कोणीय संवेग है ये किसके से बराबर हुआ बच्चों? रेखीय संवेग गुणा पे उस कण की स्थिति, कण का रेखीय संवेग गुणा उस कण की स्थिति, घूर्णन अक्ष से स्थिति, है ना, और गुणे पे साइन थीटा। थीटा क्या है बच्चों? रेखीय संवेग और स्थिति के बीच में बनने वाला कोण। तो चलिए, यदि आपने पढ़ा हुआ था कि भाई PR साइन थीटा, जब भी कभी ऐसी राशियां हमको मिलती हैं तो इसको हम सदिश रूप में भी लिख सकते हैं, है ना। सदिश रूप क्या होगा बच्चों? सदिश गुणनफल इसका, तो L बराबर पे हो जाएगा बच्चों रेखीय संवेग गुणे क्रॉस पे R। याद आया बच्चों आपको, है ना। ये हमेशा साइन थीटा पे जब रहेगा, तो साइन थीटा या साइन पे जब रहेगा तो हमेशा वो सदिश गुणनफल होगा। क्लियर है इसमें? कोई डाउट बच्चों इसमें? तो चलिए, सदिश राशि है, इसकी भी दिशा हम उसी प्रकार से दक्षिण हस्त नियम से निकाल सकते हैं। दूसरी चीज, यदि हम इसका SI मात्रक बताएं बच्चों, देखिए, तो L है, L बराबर P क्या होता है बच्चों? संवेग, द्रव्यमान गुणा वेग। और संवेग का आपका जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है बच्चों? kg द्रव्यमान गुणा वेग, और वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों, और फिर इसके साथ में गुणे पे क्या लिखा हुआ बच्चों? यहाँ पर मीटर। तो बराबर पे ये हो गया बच्चों आपका kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों, इसमें कोई डाउट है ना? चाहे तो आप विमीय सूत्र भी यहां से निकाल सकते हैं इसी तरीके से। हम चाहे तो SI मात्रक को भी देख के विमीय सूत्र निकाल सकते हैं ना। kg मतलब द्रव्यमान m हो गया, मीटर मतलब लंबाई l हो गया, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर, बटे पे समय है t, और उसको ऊपर लेके आएंगे तो हो जाएगा बच्चों -1। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। और अगेन वही चीजें कि हमारा जो कोणीय संवेग है वो P पे संवेग पे निर्भर करेगा, रेखीय संवेग पे, क्रिया रेखा से दूरी पर निर्भर करेगा, और साइन थीटा पे निर्भर करेगा। और साइन थीटा से आप अच्छी तरीके से परिचित हैं कि जैसे जैसे हम लोग 0 से 90 डिग्री की तरफ बढ़ते हैं तो साइन का मान हमारा लगातार बढ़ता जाता है और 90 पर अधिकतम होता है। ठीक है बच्चों, नोट डाउन करें इसको।
अगला टॉपिक है बच्चों आपके पास में कोणीय संवेग व बल आघूर्ण में संबंध। तो कोणीय संवेग, जैसे आपने एक वस्तु की रेखीय गति में आपने पढ़ा हुआ था रेखीय संवेग और बल के बारे में, सेम वही प्रोसेस हमारा बल आघूर्ण और कोणीय संवेग के बीच में होता है। आपने क्या पढ़ा था बच्चों न्यूटन की गति के द्वितीय नियम में, कि किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है आपका बच्चों, कोणीय संवेग कहलाती है, सॉरी रेखीय संवेग कहलाती है। तो इसी प्रकार से हम बोलेंगे बच्चों कि किसी भी, जब कोई वस्तु घूर्णी गति कर रहा है तब उसके कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर उसका बल आघूर्ण कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम उसका मान निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे बच्चों हमने, तो जैसा अभी आपने देखा हुआ है कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग का सूत्र बच्चों आपने क्या पढ़ा हुआ है, L बराबर, अभी आपने देखा, क्या याद करिए, पी आर, है ना, इस तरीके से आपने देखा था, पी आर, एल बराबर पी आर। ठीक है, मतलब कोणीय संवेग क्या होता है बच्चों आपका, रेखीय संवेग और आर का गुणनफल, है ना, पी आर। इस तरीके से यहां हम क्रॉस आर कर देते हैं, नहीं तो पी आर साइन थीटा लिखना पड़ेगा ना हमको, पी क्रॉस आर, ये आपने अभी पढ़ा हुआ है। ठीक है, और हमने क्या बोला बल आघूर्ण बच्चों, कि कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर, और जब परिवर्तन की हम बात करते हैं तो हमेशा क्या करते हैं बच्चों, या तो हम समय t से भाग देंगे या हम उसका अवकलन करेंगे। तो चलिए हम दोनों पक्षों में समय के साथ अवकलन कर देते हैं। तो क्या आ गया बच्चों आपके पास में, dl बाई dt बराबर पे, इधर भी हमको अवकलन करना पड़ेगा, d बाई dt, और ये आपका बच गया कोणीय संवेग क्रॉस में r। ठीक है बच्चों, अब इसका हम सदिश गुणनफल के नियमों से किस प्रकार से इसको तोड़ेंगे बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा। हमने सबसे पहले लिखा r dp बाई dt और फिर प्लस करके p dr बाई पे dt। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, तोड़ सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। अगला आगे आप देखिए, तो चूंकि R लिखा है हमने, R लिखा, dp बाई dt क्या कहलाता है बच्चों, देखिए ध्यान समझिएगा, रेखीय संवेग है ये, रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम लोग बल कहते हैं, तो मैंने F लिखा, प्लस में P लिखा है, तो बच्चों हमने P लिखा, P का चाहे तो आप मान भी रख सकते हो, P बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा रेखीय वेग, और dr बाई dt, ध्यान से समझिए बच्चों, dr क्या है आपकी स्थिति, स्थिति में परिवर्तन, और इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, वेग कहते हैं। क्लियर है बात ये, कोई डाउट इसमें बच्चों, क्रॉस, है ना, इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि यहां पर P बराबर क्या मिला, mv मिला, और dr बाई dt भी क्या मिल रहा है बच्चों, v मिल रहा है हमको। तो v क्रॉस v, जब भी कभी हम समान राशि का क्रॉस गुणनफल करते हैं, सदिश गुणनफल करते हैं समान राशि का, तो वो बराबर हो जाता है किसके बच्चों, जीरो के। तो ध्यान से देखिएगा, यहां भी क्रॉस लगाना है हमको। तो यदि ये जीरो हो गया तो क्या बच गया बच्चों आपके पास में, r क्रॉस f। ठीक है, और बराबर पे आ गया आपके पास में dl बाई पे dt। कोई दिक्कत बच्चों इसमें। अब आपको एक सूत्र याद होगा, r क्रॉस f क्या कहलाता था, याद करिए, स्थिति, है ना, उसके घूर्णन अक्ष से दूरी गुणे पे लगने वाला बल, और इसी को हम कहते थे बच्चों आपका बल आघूर्ण। तो हम इसकी जगह पे यदि हमने टाउ लिखा, तो टाउ बल आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा आपका बच्चों, dl बाई पे dt। तो देखिए इस प्रकार से हमने इसको भी प्रूफ कर दिया कि हमारा जो कोणीय संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है वो बल आघूर्ण के बराबर होती है, और यही हमारा इसमें टॉपिक था। नोट डाउन करें बच्चों इसको। अगला टॉपिक है बच्चों आपका बल युग्म। अब बल युग्म को थोड़ा सा हम बच्चों समझते हैं। ध्यान दीजिए कि जैसे मान लीजिए कोई भी एक वस्तु है, यदि मान लीजिए मैं इस प्रकार से कोई भी एक वस्तु लेता हूं, ठीक है। अब यदि इस वस्तु पर हम लोग किन्हीं भी दो जगहों पर मान लीजिए मैंने यहां पर और यहां पर दो बल लगाए। बल कैसे बच्चों, समान परिमाण के लगाए, ध्यान समझिएगा, दो समान परिमाण के बल लगाए, लेकिन उनकी दिशा जो है बच्चों विपरीत है, विपरीत दिशा के लगाए, और एक ही क्रिया रेखा पर न हो, एक ही क्रिया रेखा पर न हो, क्रिया रेखा पर न हो।
ठीक है बच्चों, ये तीन चीजें आपको समझनी है। भाई ये एक वस्तु है ना, अब इस पे मैं एक दो बल लगा रहा हूं, दोनों बल कैसे हैं, समान परिमाण के हैं, मतलब दोनों के मान बराबर है ना। एक पे 2 न्यूटन का लग रहा है तो दूसरे पे भी 2 न्यूटन का लग रहा है। और दोनों कैसे हैं बच्चों, विपरीत दिशा में, बिल्कुल है ना। यदि एक बल को मैं ऐसा लगा रहा हूं ऊपर की तरफ, तो दूसरा बल बच्चों मैं किधर लगा रहा हूं, नीचे की तरफ, और एक ही क्रिया रेखा पर न हो। अब समझना है बच्चों इसको, यदि मान लीजिए बल एक ही क्रिया रेखा पर होता, जैसे ये बल एक कार्य कर रहा है इस तरफ में, मान लीजिए F1, इस तरफ में कार्य कर रहा है F2, यदि इसी बल के विपरीत में दूसरा बल लगाता जिसका मान इसके बराबर होता F2, ठीक है, F1 और F2 क्या है, आपस में बराबर है। तो यदि बराबर बल में लगाता एक ही क्रिया रेखा पर, दोनों क्या करते हैं आपस में, कुल बल कितना हो जाता है बच्चों, देखिए F1 आपका आगे की तरफ काम कर रहा है, F2 विपरीत काम कर रहा है, तो माइनस F2 कर दिया, बराबर पे कितना होगा, F1 F2 बराबर है तो कट गए, बराबर पे क्या आ गया बच्चों, 0। समझ रहे हैं बात को। तो एक ही क्रिया रेखा पर जब बल कार्य करेंगे बच्चों, तो उनका कुल मान कितना हो जाएगा, 0। तो यहां पर ये वस्तु हमारा इसका उदाहरण नहीं बनेगा। इसलिए आपको ये 3 नियम ध्यान में रखना है। सबसे पहला तो वस्तु पर लगने वाले बल कैसे होने चाहिए बच्चों, समान परिमाण के होने चाहिए। दोनों की दिशा कैसी होनी चाहिए बच्चों, एक दूसरे के विपरीत होनी चाहिए, और दोनों जो है एक ही क्रिया रेखा पर कार्य न कर रहे हो। तो आपने देखा कि यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ F लिख रहा हूं, तो यहाँ भी F ही लिख देता हूं, नहीं तो डाउट होगा आपको। इसका नाम दे दिया A और इसका नाम दे दिया B। तो वस्तु पर 2 बिंदु है A और B, और दोनों को मिलाने वाली रेखा पर, है ना, एक बिंदु A पर कार्य कर रहा है बल F समान परिमाण का, और दूसरा कार्य कर रहा है उसके विपरीत दूसरा F, है ना। तो जब ऐसे 2 बल बच्चों यहां पर किसी भी एक वस्तु के पर कार्य करते हैं, तो वो बल को मिलाने वाली क्रिया रेखा, जो बल को मिलाने वाली जो रेखा होती है, ध्यान से देखिएगा, ये बल यहां कार्य कर रहा है, ये बल इधर कार्य कर रहा है, और ये हो गई इसको मिलाने वाली रेखा। तो ये दोनों बल क्या करते हैं बच्चों, एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं, और ये बलयुग्म इसको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु मान लीजिए, है ना, कि अक्ष से इसको अक्ष लेकर के इस वस्तु को घुमाने का प्रयास करती है। जैसे हम यदि मान लीजिए ये मैंने एक पेन लिया, अब मैं बल इधर लगा रहा हूं, कोई दूसरा इधर से बल लगा रहा है, तो जब हम ऐसे बल लगाएंगे बच्चों, तो ये वस्तु क्या होगी हमारी, ऐसे घूमेगी, है ना, देख रहे हैं आप। तो इस प्रकार से जब हम किसी भी वस्तु पर बल लगाते हैं, विपरीत दिशा में समान बल लगाते हैं, तो वो क्या करती है, उसको मिलाने वाले अक्ष के परितः घूमती है वस्तु, है ना, घूर्णी गति करती है। तो इस प्रकार के बलों को बच्चों हम कहते हैं बल युग्म। ठीक है बच्चों, अब इस बलयुग्म, चूंकि ये बलयुग्म है और घुमाने का प्रयास कर रहा है, तो सीधी सी बात हो गई बच्चों कि हम इसको कहेंगे बलयुग्म का आघूर्ण, है ना। बाकी बलयुग्म की परिभाषा आप समझ गए, बलयुग्म क्या है आपका, बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक है, तो जब 2 समान परिमाण के विपरीत बल एक ही क्रिया रेखा पर कार्य न करते हुए किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, तो वो उसको उसके अक्ष के परितः घुमाने का प्रयास करते हैं या घुमाते हैं, तब उन बलों को हम क्या, तब वो बल क्या करते हैं, बलयुग्म का निर्माण करते हैं, है ना, और घुमाने का प्रयास करते हैं। तो बलयुग्म का निर्माण कर रहे हैं, तो कितनी तेजी से घुमाएंगे, घूर्णी गति कैसे कराएंगे, तो घूर्णी गति कराने के लिए बल को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, आघूर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर बलयुग्म घुमा रहा है, इसलिए बलयुग्म का आघूर्ण। क्लियर है बात बच्चों। तो चूंकि आघूर्ण है, इसको बलयुग्म है, तो हमने इसको टाउ से ही नाम दिया। और ये टाउ किसके बराबर होगा बच्चों, तो इन दोनों बलों में से कोई भी एक बल, है ना, कोई भी एक बल और गुणे पे बच्चों दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। और लंबवत दूरी आपने निकालना सीखा हुआ है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ चूंकि मैंने एक ही क्रिया रेखा पर ऐसे विपरीत ले लिए हैं, तो ये आपस में 90 डिग्री पे ही हैं, तो हम डायरेक्टली इनके मान को, दूरी को ए बी मान सकते हैं। यदि ये अलग अलग दिशाओं पे होते तो आप वहां से एक लंब डाल करके उसकी लंबवत दूरी निकाल लेते, ऐसा हमने किया हुआ पिछली बार पे। तो चलिए, टाउ बराबर जैसे मैंने लिखा कोई भी एक बल, तो जैसे मान लीजिए एक बल ये F कार्य कर रहा है और गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, तो मान लीजिए हमने क्या लिखा बच्चों, AB। ठीक है, क्लियर है इसमें बच्चों, कोई डाउट ये है ना। तो चूंकि लंबवत दूरी है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, हम साइन लेते हैं ना, यहाँ पर साइन 90 लंबवत दूरी है, साइन 90, और इसी को आप लिख सकते हो यहाँ पर F क्रॉस AB। AB को आप यदि D मान लो, तो हम लिख सकते हैं F क्रॉस
बी, कोई दिक्कत नहीं है, अपने हिसाब से हम इस परिभाषा को बदल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बलयुग्म का आघूर्ण आपको ध्यान में रखना, ये आपको 12th में भी काम आने वाला है जब वहां पर हम द्विध्रुव को पढ़ेंगे। ठीक है, तो नोट डाउन करें बच्चों। आज के लिए हम इतना ही देखते हैं, अगले वीडियो पे हम इसके आगे के टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।